प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और आज हमारे साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए और दीगर सियासी मौज़ूआत पर बात करने के लिए नहायत ही मौजूद शख्सियत, बहुत सीनियर सियासतदान, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब मौजूद हैं। सरदार साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया। ये बताएं, आप 5 साल स्पीकर रहे हैं, ये जो ईवान है अब 5 माह से तो इसमें कोई कानून साजी नहीं हुई, चल नहीं रहा, रोज़ रोज़ बाइकआउट होते हैं। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपोजिशन को वार्न किया कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं, आपका ये जो इससे आपको सबक सीखना चाहिए। तो ये क्या मसला है, ये क्यों नहीं चल रहा मामला आपके नज़दीक? आप तो ईवान चलाते रहे बड़ी कामयाबी से, इसमें अपोजिशन का कसूर है, हुकूमत का, या स्पीकर जो है वो मामला बुर्दबारी से नहीं चला रहे? निज़ामी साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 5 माह हो गए हैं, अभी तक हमारी कमेटीज़ नहीं बन सकी, और स्टैंडिंग कमेटी जब तक नहीं बनेगी तो जो बिल्स आएंगे भी तो वो कमेटीज़ को रेफ़र होंगे और कमेटीज़ में जाके ख़त्म हो जाएंगे। आज उन्होंने हमसे कुछ डिस्कस किया है कमेटीज़ का, तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये आने वाले हफ्ते में कमेटी हो जाएगी। मैं पहले बात करना चाहूँगा इमरान खान साहब की ट्वीट का। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि इतना पैसा खर्च होता है और ये NRO लेना चाह रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, NRO किससे लेना चाह रहे हैं? क्या आप में, जो जरदारी साहब ने कहा, मांगी तांगी हुकूमत है, क्या आपके पास NRO देने की हिम्मत है? और NRO हम क्यों मांगेंगे? अगर NRO मांगना होता तो क्या लीडरशिप फेस कर रही होती, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल्स पार्टी को, ये चीज़ें फेस कर रही होती? और फिर वो शख्स कहता हुआ अच्छा लगता है जिसने खुद एक प्रेसिडेंस बनाया हो। इमरान खान साहब की हाज़िरी बहुत ही कमज़ोर थी पिछले 5 साल में। ना सिर्फ कमज़ोर थी, 8 माह इमरान खान साहब हाउस में नहीं आए और फाइनली उन्होंने तनख्वाह भी ली उन 8 माह की। तो बाकी कुछ मेंबरान ने कुछ पोर्शन उसका वापस किया, मगर इमरान खान साहब ने वापस नहीं किया। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और वो कहते हुए अच्छा नहीं लगता इमरान खान साहब को, जो वो खुद कहते रहे हों। अभी भी वो ओथ पे आए, वो स्पीकर के इलेक्शन पे आए, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन आए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे और एक आध दफ़ा और आए। तो वो 5 या 6 दफ़ा इस हाउस में आए और 2 मिनट 4 मिनट बैठे, जितने मिनट भी बैठे, और वो चले गए। तो उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो चीज़ करें जो वो खुद करते रहे। 5 माह की कारकर्दगी से मुझे तो बहुत अफसोस है। इतनी बड़ी अपोजिशन पहले मैंने कभी नहीं देखी। 2002 से मैं पार्लियामेंट में हूँ, जो इतनी बड़ी अपोजिशन है जो इस वक्त नेशनल असेंबली में। मगर ये अपोजिशन कोऑपरेट करना चाहती है, ये अपोजिशन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहती है, ये स्पीकर के ऑफिस से और गवर्नमेंट के साथ करना चाहती है। मगर गवर्नमेंट अभी भी, उनके जो मिनिस्टर साहबान हैं, वो कंटेनर सिंड्रोम से बाहर निकल नहीं सक रहे। और वो कंटेनर सिंड्रोम जो है, उनको बार बार तैश में आते हैं जिस तरह के वो हैं। और कारकर्दगी आपके सामने है। कारकर्दगी मुझे तो कोई नहीं नज़र आती कि उन्होंने कौन से सुरखाब के पल दिए। कम से कम एक पटरी पे, एक ट्रैक पे तो चढ़ा दिया होता हर मिनिस्ट्री को कि ये हमारी पॉलिसी, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव। 5 माह मुझे लगता है ज़ाया हुए। जहाँ तक स्पीकर साहब का ताल्लुक है, उनकी नीयत अच्छी है, उनकी कोशिश है, वो हर एक से अच्छी तरह बात करते हैं, हर एक को बिठा के मशावरत करते हैं। आज भी रात को उन्होंने एक खाना रखा है जिसमें सब जमातों के 1-1, 2-2 लोग हैं, ताकि हम लोग बैठ के मशावरत करें कि हाउस को स्ट्रेंथन किस तरह करना है। स्पीकर के ऑफिस को स्ट्रेंथन करना और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी। और हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम इस हाउस में डेकोरम रखें और इस हाउस को चलाएं। मगर आप पिछले 5 साल अगर देखें तो ये कहते हैं कि वो जो सब आगे आ जाते हैं मेंबरान, उनको नहीं आना चाहिए। आपको याद होगा, अगर फुटेज निकलवा लें, मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे और बजट की तकरीर कर रहे थे, और शीरीन मज़ारी साहिबा का और उनके मुंह का कुछ इंचेस का फ़र्क होगा, और वो वहाँ आके नारेबाजी उनके सामने कर रहे थे। इन्होंने कम अज़ कम ये नहीं किया, और ना हम उम्मीद रखते हैं कि ये करेंगे। मगर ऐसी रवायत डाल के गए हैं, इतना डिसरप्टिव उन्होंने किया, जो कि हमारी बार बार यही कोशिश है कि हम उस हद तक ना जाएं और रोकें। मैं कम अज़ कम, हमारी सीनियर लीडरशिप डी में नहीं जाएगी, और हम जूनियर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, हम ज़रा सा पीछे रहें और पीछे रह के जो हम अपनी बात है वो मनवाएं।
मगर कई दफ़ा हालात ऐसे हो जाते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि आप पिछले 5 साल की सारी क्लिप्स निकलवाएं, अगर नहीं अवेलेबल तो आप नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के पास सारा रिकॉर्ड है, वो निकलवा लें कि किस तरह के प्रोटेस्ट किए, किस हद तक गए, कॉन्स्टिट्यूशन को उछाला गया, फेंका गया, ज़मीन पे फेंका गया, रूल्स ऑफ बिजनेस को फाड़ा गया, जो कुछ हुआ वो आपके सामने था, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं। वो वीडियोस भी ज़रा ज़रूर दिखाइएगा। हाथापाई भी हुई मगर गलत हुआ, ये फिर होना नहीं चाहिए। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए हाउस में। बात का ज़रूरी नहीं होता प्राइम मिनिस्टर वहाँ तकरीर करें उसके बाद वो इंतज़ार करें कि मैं सबकी बातें सुनूंगे। कई दफ़ा चले भी जाते हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चौधरी निसार साहब थे, तकरीर करते थे, कभी बैठते थे कभी नहीं बैठते थे, मगर पीपल्स पार्टी वाले सिलसिला चलाते रहते थे, बिजनेस को आगे लेके जाते थे। यहाँ वो कहते हैं कि जी आप धरना दे दें, धरना हमने देना होगा तो हम हाउस के अंदर देंगे, कंटेनर रखना होगा तो हाउस के अंदर देंगे, मगर हम ये नहीं करना चाहते। ये ऑपोजिशन, कंबाइंड ऑपोजिशन की सोच मैं बता रहा हूं। वो काम जो अभी पार्लियामेंट में करने का है वो नहीं है, तो कुछ और काम करने का नहीं है, तो इसलिए सारी एक्टिविटीज भी हो रही होती हैं। आपने कमेटियों के क़याम को एक बड़ी रुकावट करार दिया कि जो पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा, और कमेटियों के क़याम में सबसे बड़ी रुकावट क्या है आपके ख्याल में? देखिए, कमेटियों की हमारी इनसे कई दफ़ा मीटिंग हुई है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF, ANP का ताल्लुक है, हमने अपने नाम भी फाइनलाइज कर लिए हैं कि कौन कौन से मेंबर किस कमेटी में होंगे। हमने ये भी कर लिया है कि हमने चेयरमैनशिप्स किस किस मेंबर को देनी है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से इसमें डिले हुआ। गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हो, मगर क्योंकि हर वहाँ पे मेंबर जो है वो पर्टिकुलर कमेटी में आना चाहता है या उनकी क्या मुश्किलात हैं। अब आज हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी साहब और डोगर साहब थे, और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स अली मोहम्मद साहब भी थे, खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर और मैं भी बैठा था। तो हमने डिसाइड ये कर लिया कि कौन सी कमेटीज़ गवर्नमेंट के पास रहेंगी, कौन सी ऑपोजिशन जो 12 कमेटियाँ पिछली दफ़ा थी वो रहेंगी, प्लस 6 और उनको मिलेंगी। तो वो कमेटीज़ का तो फैसला हो गया है। अब उन्होंने बताना है, हम चाहते हैं कि मोशन कल या परसों मूव हो जाए और ये इस हफ्ते नहीं तो मैक्सिमम पीर या मंगल तक कमेटीज़ फॉर्म हो जाएं, ताकि जो लेजिस्लेशन होना है, जो कमेटीज़ को रेफ़र होना है, वो हो जाए। बट ये 5 महीने की एक बहुत बड़ी ताख़ीर है। ये साल में एक दफ़ा होता है, मुश्किल काम भी है, ये कोई आसान काम नहीं, क्योंकि हर मेंबर की अपनी ख्वाहिश होती है कि वो एक पर्टिकुलर कमेटी में आना चाहता है, और हर एक को अच्छी कमेटी नहीं मिल सकती, कुछ डिवाइड करना पड़ता है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और ये गवर्नमेंट की भी ये मुश्किल है। ये आमिर डोगर साहब जो काम कर रहे हैं कोई आसान काम नहीं है उनके लिए, बल्कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि सबको सेटिस्फाई करें, मेंबर्स को जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको दें। अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना होगा तो फिर कमेटी में सिर्फ हाजिरी लगेगी और उसमें इनपुट नहीं होगा। तो ये भी ज़रूरी था कि हर एक का देखा जाए। तो ये अब उम्मीद है कि इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते के शुरू में इंशाल्लाह ये चेयरमैनशिप्स के इलेक्शन भी हो जाएंगे कमेटी फॉर्म होने के बाद। अच्छा सादिक साहब, ये आपका और पीपल्स पार्टी का जो एक इत्तेहाद हुआ है, और वो आज नज़र भी आ रहा था ईवान के अंदर के एक ख़ासी तालमेल है, उस पर PTI ख़ासी मोतरज़ है। वो एक तो आपने ज़िक्र किया इमरान खान साहब का, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने ट्वीट किया है कि ये खादिम आला जो हैं बड़े आसिफ ज़रदारी साहब को कहते थे कि उसको सड़कों पर घसीटा जाएगा, अब उनके साथ बैठे हुए हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये अलायंस फॉर द करप्ट है, जो है ये मिल गए। ये वो तो अक्सर यही कहते हैं कि आप करप्ट है, मुकवका है, ये है वो है। लेकिन बाद मुबस्सरीन का ख्याल है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो ख़ुद हुक्मरान जमात का है कि उन्होंने जिस अंदाज से हुक्मरानी की है और जिस अंदाज से ऑपोजिशन से सलूक किया है, वो एक दूसरे से मिलने में मजबूर हो गए। निज़ामी साहब, आपने सही ये बात की। मुझे याद है कि 1997 में जो पार्लियामेंट में दोस्त होते थे वो बताते थे कि अगर पीपल्स पार्टी वाला कोई मुस्लिम लीग नून से बात के मेंबर से बात कर ले या मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से बात कर ले तो फिर वहाँ इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। एक मैं क्रेडिट दूंगा मुशर्रफ साहब को, जिन्होंने 2002 में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा किया, और COD का इसमें बहुत बड़ा एक रोल था, मोहतरमा शहीद का और नवाज शरीफ साहब का बड़ा पॉजिटिव रोल था। उसके बाद फिर
इस गवर्नमेंट का भी बहुत मेजर रोल है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी लीडरशिप की और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की कोई राब्ता नहीं था, मगर मेंबरान का जो था वो बहुत ही अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप था बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN। मगर ये जो अलायंस बना है इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी PML नहीं है, इसमें MMA है, इसमें ANP है, इसमें हम विद इन द पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टीज होंगी और मेंगल साहब भी हैं, आउटसाइड द पार्लियामेंट शेरपाव साहब भी हैं, महमूद खान अचकजई साहब भी हैं, हासिल बजिंजो साहब भी हैं। इनकी सारी जमातें जो हैं ये मिल के हम लोग अलायंस की बात की है। और अभी जो हमारी ये पहली इनिशियल मीटिंग हुई है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है मैं बता दूं, ना हम गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ना हम गवर्नमेंट को, हम प्राइम मिनिस्टर को डी सीट करना चाहते हैं या उनके अगेंस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये चलें, ये अपना काम करें और पाकिस्तान को संभालने की कोशिश करें। इस तरह की कोई ना इनको फिक्र होनी चाहिए, ना डर होना चाहिए। और ये इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल जो स्टेटमेंट्स आती हैं डिफरेंट लोगों से, उससे जमहूरियत को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। और अगर ये नुकसान चाहते हैं तो हम तो पहले ही ऑपोजिशन में ये अपना भी नुकसान कर लें। अभी तो बैलेंस भी होना है कि अभी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मेंबरान के ऊपर नैब और FIA है, तो अब जब बैलेंस होगा तो फिर आप खुद समझ लें कि और कौन कौन होगा इसमें। तो इसलिए हमें ज़रा मैच्योर और सीजनड और रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स करनी चाहिए। आपने भी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का इल्ज़ाम तराशी, आपने COD का जिक्र किया, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो दूरियां थीं वो COD से बहुत हद तक उसमें फ़र्क पड़ा और वो बेहतरी आई ताल्लुकात में। लेकिन COD के होने के बाद और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में और जब यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस दौरान में क्या कुछ होता रहा, उसकी एक झलक मैं आपको छोटी सी दिखा देता हूँ, फिर आप बताइएगा कि COD फिर ये क्यों होता रहा। जी जरदारी खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की बदहाली करेंगे। आप तो जेल नहीं काट सकते, आपका तो सियासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते। कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी जो है ये आगे का अमल भी तय करेगा। हमारा जो COD है हमें उसको अपडेट करना चाहिए। अच्छा सरदार साहब, ऐसे और बहुत से क्लिप हैं जो निकाले और दिखाए जा सकते हैं। सवाल सिर्फ ये था कि मैं इसकी वजाहत भी कर दूं। जी मैं वजाहत भी कर दूं। शहबाज शरीफ साहब ने जब ये बात की थी तो उन्होंने खुद मुझे भी बताया और सबको बताया कि मैंने इस पे, और हाउस में भी मेरा ख्याल है बात की, कि मैं इमीडिएटली आई रियलाइज कि मैंने एक बात गलत की और उन्होंने अपोलोजाइज भी किया। देखें, ये सियासत है, हम दो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, हमारे मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मगर हम कॉमन इशूज़ ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। अभी भी ये जो अलायंस बना है ये पार्लियामेंट की बेहतरी और डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए हुआ है। हम COD को रिविजिट करना चाह रहे हैं और फर्दर स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। और अगर और जमातें भी इसमें आएंगी, बाकियों ने तो ARD ने उसमें बाद में सिग्नेटरी भी बने थे, मगर हम औरों को भी करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते डिस्टेबलाइज करें। इनको क्यों खौफ है कि ये डिस्टेबलाइज करना है? इनको इसलिए खौफ है कि जिस तरह ये बनाए गए उसी तरह ये गिर भी ना जाएं। ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये एक फूक की मार है, मगर हमारी नीयत नहीं है। मैं बड़े कैटेगोरिकली बता रहा हूं, हर मेंबर का ये ख्याल था ये अपने बोझ तले खुद ही गिरेंगे, मगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर ये ना गिरें, कुछ तो करें, कोई काम करें, कोई बेहतरी लेके आएँ, हमें नज़र भी आए। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर काम होता जो है ना, कि वो काम किया शहबाज शरीफ साहब ने, फीता काटा इमरान खान साहब ने, प्लेट उनकी लग गई, ये छोड़ दें, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करें, कोई डेवलपमेंट का काम देखें। जो प्रोजेक्ट सारे रुक गए हैं उसमें जो एस्केलेशन होगी वो कौन देगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे? ये तीसरा मिनी बजट आने लगा है और ये बम एक और ये महंगाई का, बिजली इन्होंने महंगी कर दी, गैस इन्होंने महंगी। आज एग्रीकल्चरिस्ट पूरी असेंबली में चीख रहे थे, दोनों साइडों के एग्रीकल्चरिस्ट, आलू की कीमत 2 रुपए हो गई और शाह महमूद कुरैशी साहब उन्होंने जवाब दिया कि जी चूंकि हिंदुस्तान में 1 रुपए की, और मैंने सवाल उनसे किया कि ये मुझे बताइए कि क्या हिंदुस्तान से आलू इंपोर्ट करने की इजाज़त भी है, और अगर 1 रुपए का वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है तो फिर यहाँ 2 रुपए का बिकता होगा और हमारे आलू की रेट को कम कर दिया? नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फर्टिलाइज़र आपने महंगा कर दिया, पेस्टिसाइड आपने महंगा कर दिया, बिजली आपने महंगी कर दी, गैस आपने महंगी कर दी, डीजल आपने महंगा कर दिया, ट्यूबवेल के ऊपर जो रेट लगते थे वो आपने महंगे कर दिए। तो आपने तो इनपुट को बढ़ा दिया,
और इनपुट के बाद जब ओवर सप्लाई होगी तो फिर तो नेचुरली नुकसान लोगों का बढ़ जाएगा या ज़्यादा होगा। और उसको, और फिर जो बलूचिस्तान में हाल है, हम बलूचिस्तान को बार बार भूल जाते हैं, वहाँ बारिश नहीं हो रही, वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। उसके बारे में इस हुकूमत में क्या सोचा है? ये कह देना कि 18th अमेंडमेंट के बाद वो खुद अपने आप को संभालें, नहीं। आपके पास पास्को है, आप आलू उठाना शुरू करें, उसका रेट ऊपर चला जाएगा, फिर कर लीजिएगा, थोड़ी सी एक तरह की सब्सिडी हो जाएगी, मगर जो छोटा एग्रीकल्चरिस्ट है उसको मरने से बचाएं। तो मुझे तो इनकी डायरेक्शन नहीं नजर आती। एक दफ़ा टैक्स लगाए, आप दूसरी दफ़ा फिर टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ये भी ना कर सके तो फिर क्या करेंगे? एक और मिनी बजट लेके आएंगे? क्या ये टैक्स ही लगाते रहेंगे? हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमें इंपोर्ट कम करनी है, लग्जरी आइटम्स पे जरूर टैक्स करें, मगर एक दफा सोच लेना क्या करना है। ये बार बार क्यों सोच आती है इनको? तो मैं तो डिसअपॉइंटेड हूं इनसे। मैं तो सोचता था असद उमर साहब तो शैडो फाइनेंस मिनिस्टर और पूरी जो फाइनेंस कमेटी वो चलाया करते थे, और वो ऐसे ऐसे भाषण देते थे, तो हम तो सोचते थे कि ये आ गए तो पता नहीं इन्होंने किस तरह ट्रांसफॉर्म कर देना है। हम तो डिसअपॉइंट हुए उनकी परफॉर्मेंस से और बाकी पूरी कैबिनेट की परफॉर्मेंस से। खान साहब के कान में कोई एक बात कर जाता है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, दूसरा करके जाता है कहते हैं नहीं ये वाली ठीक है, तीसरा करके जाता है कहते हैं ये ठीक है, फिर फैसला क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको भी कोई मदद की जरूरत है, और मदद तो यही ऑपोजिशन कर रही है कि हम बार बार ऑफर कर रहे हैं कि हम आपके साथ पाकिस्तान की खातिर कोऑपरेट करने को तैयार हैं, मगर आप भी तो पैरों पे खड़ा हो। ट्वीट दे दी, ट्वीट क्या दी, खुद आते नहीं, या खुद पिछले 5 साल आते नहीं रहे, और ये कह रहे हैं कि जी ये वॉकआउट के। कितनी वॉकआउट्स इन्होंने की हैं, जरा निकाले रिकॉर्ड। तकरीबन हर रोज वॉकआउट करते थे, हर रोज डी में आके प्रोटेस्ट करते थे, हर रोज पीछे होके प्रोटेस्ट करते थे। 8 महीने हाउस में ही नहीं आया। कौन सी जमहूरियत की ये बात कर सकते, किसकी बात? और फिर वो तो जाली पार्लियामेंट होने की वजह से नहीं आया था सर, ये तो असली पार्लियामेंट है, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो जाली पार्लियामेंट थी, वो इस वजह से नहीं आते थे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना। एक मुख्तसर सर ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आके मैं थोड़ी सी बात मजीद आपसे करना चाह रहा हूँ। जो इत्तेहाद बना है, क्योंकि उसमें वो ऐसा लग रहा है कि वो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन साथ ही BNP की उसमें शमूलियत से लगता है कि शायद ये कोई ऐसा फोरम है जिसमें आप हुकूमती जमातों को या उनके इत्तेहादियों को भी दावत दे रहे हैं। तो असल में ये क्या है? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक पास आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ सरदार अयाज सादिक साहब मौजूद हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। सरदार साहब, अभी आपने जिस अपोजिशन की जमातों के इत्तेहाद या मीटिंग का जिक्र किया, उसमें BNP ने भी शिरकत की। अब इससे क्या ये समझा जाए कि ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पर हुकूमती जमातों को भी आप दावत दे रहे हैं कि वो भी आएँ और अहम कौमी इशूज़ पर बात करें, या फिर आपने इन तमाम हुकूमती जमातों में से या इत्तेहादी जमातों में से सिर्फ BNP को इसलिए बुलाया कि उनको हुकूमत से शिकवे हैं और उन शिकवों को आप एक्सप्लॉइट करके अपने साथ मिलाकर हुकूमत को परेशान करना चाहते हैं? आपने हाउस में कॉन्फ़िगरेशन देखी है कि किस तरह सीटिंग है? BNP कहां बैठती है? BNP ने खुद चूज किया कि वो ऑपोजिशन बेंचेस में आके बैठे। हमने तो नहीं उनकी सीटों का तयन कर सकते कि आपने कहां बैठना है। अगर वो गवर्नमेंट के इत्तेहादी थे, उनको गवर्नमेंट की साइड पे बैठना चाहिए थे। ऑपोजिशन की साइड पे फ्रंट रो में लास्ट सीट BNP की है, ये आपने देखा होगा। तो वो तो खुद आके बैठे हैं, हमने कोई जबरदस्ती उनको ला के नहीं बिठाया। और जब वो वहां बैठे हैं तो वो हमसे गाए बगाए ये बात करते रहते हैं कि हमने गवर्नमेंट को टाइम देना है, और आप भी टाइम देना चाह रहे हैं। उन्होंने 6 महीने का टाइम या साल का जो भी दिया था कि मिसिंग पर्सन का उनका इशू था, मगर चूंकि वो हमारे साथ आके बैठते हैं और ऑपोजिशन बेंचेस में बैठ रहे हैं और वो ऑपोजिशन के साथ वॉकआउट भी करते हैं और वोट भी करते हैं, तो इसलिए फिर हमें उनको बुलाना ज़रूरी था। मगर मैं फिर से ये कहूँगा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिए कि इस स्टेज पे अभी हमें कोई ना अर्जेंसी है, ना ख्वाहिश है, ना हम इनको इनकी गवर्नमेंट गिराने का सोच रहे हैं, ना कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं कंबाइंड ऑपोजिशन की तरफ से ये बात कर रहा हूँ। सादिक साहब, ये आज इनका मैंने बयान भी देखा अख्तर बेंगल साहब का। उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत को केस बाय केस बेसिस पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ ये वजाहत की है कि जो उनसे वादे किए गए थे उसमें एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो उनकी तो अपनी भी एक ग्राउंड है, छोटे सूबे से तल्लक रखते हैं वो मेरा ख्याल है कि उसका तल्लक ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन की मजबूरी इस पॉलिटिक्स से हो, लेकिन उनका बलोचों का एक अपना मखसूस नुक्ता निगाह है। लेकिन ये तो हुए ना बेंगल साहब, अब हाल ये है कि आज फवाद चौधरी साहब ने उनको फॉरवर्ड ब्लॉक्स का बड़ा जिक्र करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ सिंध में वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, इधर PMLN में लगा रहे हैं, इधर पंजाब में बन रहा है।
और आज उन्होंने कह दिया कि वो PMLQ में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बुला रहे हैं और उस पर खासी नाराज़गी हुई। बल्कि तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म से टाइम मांगा है और वो कहते हैं कि हम इसका बाकायदा एहतजाज करेंगे और उनसे वजाहत मांगेंगे, फिर फैसला करेंगे कि हमारा आइंदा लाएबल क्या होगा। तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की सियासत है, ये मेरी समझ में नहीं आई कि क्या अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनको डिसमेंटल नहीं करेंगे तो वो खुद ही अपने आप के ऊपर देर शूटिंग द फुट। अगर आपको याद होगा, जिस दिन पहले दिन हाउस में मैं जाके बैठा था तो मुझे आउट ऑफ टर्न स्पीकर साहब ने कहा जी आप भी कुछ बात करें। तो मैंने उस दिन जब मैं तकरीर कर रहा था तो वहाँ से पीछे से खातून बार बार बोल रही थी, तो मैंने कहा था कि ये लोग वो अनगाइडेड मिसाइल्स हैं जो जहाँ अपने तरफ से चलते हैं और अपने ऊपर ही आके गिर जाते हैं। अब ये ऐसी बातें करके अपने एलाइज को नाराज़ करना, वो तो ऑपोजिशन के को दावत दे रहे हैं कि जी आप आए, हम इनको नाराज़ करते हैं और आप इनको अपने पास ले लीजिए ले। और हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। हम बहुत इज्जत है परवेज़ इलाही साहब की भी, चीमा साहब की भी, मतलब वो उनकी एक अपनी पार्टी है, उनके अपने लोग हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। हमने तो हमारा राब्ता भी है, उनसे मुलाकात भी होती है, यहाँ हाउस में भी मुलाकात होती है उनके मेम्बरान से। हमने कभी किसी को दावत नहीं दी कि जी अब आप आएँ और फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बने, ना हमने दी है। हम चाहते नहीं, और फवाद चौधरी साहब मुझे लगता है कि चाहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए। और अगर ये रवायत डाल रहे हैं कि लोगों को तोड़ा जाए और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, तो ये क्या सर्विस होगी जमहूरियत के लिए? कितने लोग को आ जाएंगे? 1, 2, 4, 5 तोड़ लेंगे? क्या ये सिंध गवर्नमेंट गिरा सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है, बल्कि मेरा ख्याल है कि उल्टा शायद हो जाए, मगर ये नहीं होगा कि सिंध गवर्नमेंट इनके किसी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने से गिर जाए। मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता। और यहाँ भी जो है मुस्लिम लीग नून का एक मेंबर, पीपल्स पार्टी का एक मेंबर, MMA का, ANP, ये सब अपनी जमातों में खड़े हैं, बिकॉज इन्हें नज़र आ रहा है कि इस पार्टी का फ्यूचर क्या है। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ फ्यूचर बेहतर कर सकें, मगर इस पार्टी का फ्यूचर जो है वो भी हमें नज़र आ रहा है कि क्या है। और कब तक इस तरह की पॉलिटिक्स चलेगी कि ये कठपुतली का नाच होगा और पीछे से स्ट्रिंग्स खींची जाएंगी। मेरा ख्याल है कभी ना कभी तो सेंस प्रिवेल करेगा और हालात बेहतर होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जो हैं ये सिस्टम को डीरेल करते हैं, ख़राब करते हैं, और ये माहौल गरमाते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स देने के बाद नेशनल असेंबली में भी कि यहाँ से एजिटेशन हो या एजिटेट करें मेंबर्स और तकरीरें ऐसी करें जिसमें कि माहौल ख़राब हो। तो मैं तो हैरान हूँ इनकी सोच पे या इनकी इस मूव पे। हुकूमती जमात ने ये शहबाज शरीफ साहब को अपने अंदर मुखालफत के बावजूद उनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स का बनाया, तो वो तो कहते हैं कि हमने बड़ी कंसेशन दी है अपोजिशन को, ये कि शेख रशीद साहब अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत में जाने के लिए पर तोलते रहे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। सबसे पहले तो बताएं कि ये आपने ख़ुद भी बतौर स्पीकर देखा होगा, चौधरी निसार अली रहे पहले चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फिर खुर्शीद शाह रहे। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या कोई कायदे ऐवान के बाद को नंबर 2 पोजीशन जो इसको इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसके क्या अख्तियारात हैं और इससे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इतनी बोन ऑफ कंटेंशन ये बनी हुई है? फिर दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि ये मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी वो मिनिस्टर एनक्लेव में रहते हैं, वो बड़ी पब्लिक अकाउंट के चेयरमैन है, प्रोटोकॉल लेते हैं, तो कौन सी ये कैद है? तो ये तो जो एहतसाब का अमल है, इस पर भी थोड़ा सा आप अपना नुक्ता निगाह बताएं। मैं जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का एक रेजिडेंस होता है मिनिस्टर्स इनक्लेव में, जो हमेशा से है, उसमें वो रहते हैं। वो प्रोटोकॉल नहीं लेते, वो अपनी ज़ाती जो सिक्योरिटी है उनकी वो साथ होती है। मगर वज़ीर आज़म साहब जो प्रोटोकॉल लेते हैं या जो चीफ मिनिस्टर साहबान लेते हैं, जो ये कहते थे उसके टोटली बरक्स है। ये आपने भी देखा, ये किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है। देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इन्होंने कौन सा एहसान किया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो एक मेंबर की हैसियत रखता है। वो ये सिर्फ डिसाइड करते हैं कि हमने मीटिंग्स कब रखनी है, सब कमेटीज़ बनानी है, वो कौन सब कमेटीज़ चेयर करेगा और उसमें हमने किस तरह काम करना है। ये क्या नैब है या ये FIA है जो कि लोगों को बुला के और उनको पकड़ना शुरू कर देगी? इसमें तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं और ऑडिट पैराज जो ऑलरेडी रेज हुए होते हैं उनको
डिस्पोज ऑफ किया जाता है या उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती, ये उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, जो हमने चौधरी निसार साहब और खुर्शीद शाह साहब के ज़माने में देखा कि इन लोगों ने सो मोटो भी लिए, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने देखे, उनमें भी किया, बिकॉज इनका तो काम है कि रोकें कि कोई अगर मिस अप्रोप्रिएशन होनी है उसको पहले होने से भी रोकें, जो हो गई उसमें रिकवरी कराएं। तो ये इनको बेचारों को समझ इतनी नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने का मकसद क्या है। ये नैब का चेयरमैन नहीं है या FIA का DG नहीं होता जो बुला के अरेस्ट कर ले या कर ले। फिर जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक ऑडिट पैरा आता है, मुख्तलिफ आरा होती हैं, कोई कहता है कि जी इसको सेटल करें, कोई कहता है इसको FIA को भेजें, कोई कहता है नैब को भेजें, कोई कहता है इस पे पार्लियामेंट खुद इंक्वायरी कर ले। तो फिर सारे मेंबर बैठ के यूनानिमसली डिसाइड करते हैं कि इसको किस फोरम पे लेके जाना चाहिए। अभी तक पिछले 10 साल में कभी कोई ये नहीं हुआ कि डिसएग्रीमेंट हुई, चाहे वो गवर्नमेंट के मेंबर्स हों चाहे वो ऑपोजिशन के मेंबर हों। हमेशा जब मेंबर एक कमेटी के मेंबर बन जाते हैं तो वो फिर इंटरेस्ट मुल्क का देखते हैं। मैंने कोई कमेटी अभी नहीं देखी जहां के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से कोई खींचातानी शुरू हुए। तो इनकी समझ का बेचारों का जरा इशू है, चाहे वो शेख रशीद हों या फवाद चौधरी साहब हों, कि ये नैब और FIA या कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसने इन्वेस्टिगेट करना है या इन्होंने कैद कर देना है या इन्होंने जेल में डाल देना है या किसी को माफ़ कर देना है। कलेक्टिवली ये सारे काम होते हैं। तो ये समझ की मेरा ख्याल है फुकदान है इनका, जो कि मेरा ख्याल है इनको वक्त के साथ फवाद चौधरी साहब जब बड़े होंगे तो फिर ये मेरा ख्याल है समझ जाएंगे। वो तो सारी पार्टियां फिर चुके हैं, अब क्या बड़ा होना। सही है, चलें यासर साहब एक मुख्तसर सा ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और हम नाज़रीन के सामने रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सरदार अयाज सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, एक जमात है मुल्क की एक बहुत बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो आजकल एक बहुत संजीदा इल्ज़ाम का सामना कर रही है कि फ़ेक अकाउंट्स बनाए गए, उनमें पैसे आए, करप्शन की रकम थी, मनी वो फिर बाद में वो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए, बैरून मुल्क जायदादें खरीदी गई। इसकी इतनी तफसील GIT रिपोर्ट में आई है, अगरचे उसकी सुप्रीम कोर्ट से भी तौसीक नहीं हुई, लेकिन उसमें इतना कुछ है कि उसमें से अगर निज़ामी साहब कहते हैं कि 10% भी सही साबित हो तो वो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के ऊपर है। अब ऐसे में जब वो इस इल्ज़ाम को फेस कर रहे हैं और कुछ ही अरसे में उसको क्लियर कर सकते हैं, आप नहीं समझते कि उनको इतने बड़े इल्ज़ाम के साथ अपने इत्तेहाद का हिस्सा बना लेना या उनसे मिल लेना, आप उनकी करप्शन को कुछ शेयर कर रहे होंगे? क्योंकि फवाद चौधरी साहब फिर ये कहते हैं कि जी ये करप्ट अलायंस ऑफ द करप्ट है, तो आप ये इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सर पे क्यों ले रहे हैं जब तक ये अब, और इस चीज़ का इंतजार क्यों नहीं करते कि पीपल्स पार्टी क्लियर हो फिर आप उनके साथ इत्तेहाद बनाएं? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या इल्ज़ाम ये पीपल्स पार्टी के ऊपर है? क्या बिलावल भुट्टो साहब जो कि 1 या 2 साल के थे जिस वक्त, उनके ऊपर है या जरदारी साहब के ऊपर है? अगर जरदारी साहब के ऊपर है ये इल्ज़ाम है तो जरदारी साहब इज़ वन मेंबर ऑफ पीपल्स पार्टी, इज़ द को चेयरपर्सन। और दूसरा, जरदारी साहब ने इसका जवाब भी दिया GIT का, वो जवाब भी देंगे, और जब जवाब आ जाएगा, अभी तक तो जरदारी साहब की कन्विक्शन तो नहीं हुई, जरदारी साहब के खिलाफ कोई चीज़ प्रूफ तो नहीं हुई। जब प्रूफ होगी तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब के ऊपर अगर होगी तो पूरी पीपल्स पार्टी के ऊपर होगी, ये नहीं वो गवर्नमेंट भी है ना सर, वो मुराद अली शाह कुछ और वो जरा मंजूर कादिर काका, इसमें यार सादिक साहब असल में इनको कन्फ्यूजन ये है कि जो JIT है वो समझते हैं कि वो मुंसिफ भी हैं और प्रोसिक्यूटर भी हैं, और उनका वर्डिक्ट दे दिया। हालांकि JIT की रिपोर्ट जो है जब तक उस पर लास्ट वर्ड नहीं होता उस वक्त तक जरदारी साहब मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। ये अपना नहीं, वो तो मैंने पहले कहा कि इल्जाम है, ये अपना डिफेंस देंगे। जरदारी साहब जी वो अपने इल्जाम का उन्होंने डिफेंस दिया है, फिर उस पर उधर से आएगा, फिर इसके बाद डिस्कशन होगी, फैसला होगा, ट्रायल होगा। अभी तो बहुत दूर है ये चीज़, तो ये जब चीज़ होगी तो उस वक्त इसका बताएंगे। मगर अभी तक जरदारी साहब को कोई कन्विक्ट तो नहीं किया गया ना, और उनके खिलाफ नहीं। और फिर मैं बात वही करूंगा कि आप इंडिविजुअल्स को, अगर वो हैं 4, 5, 6, 10, 20, 50 इंडिविजुअल्स हैं, अगर पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो आप उनको ये नहीं कहेंगे कि पूरी पार्टी के साथ अलायंस के। हम तो पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं ना, हम लोग एक जमहूरियत के लिए अलायंस कर रहे हैं, हम बेहतरी के लिए अलायंस कर रहे हैं। वो कहते हैं हम NRO ले रहे हैं, हम कौन सा NRO, किससे मांगा है NRO? ये ख्वाब इनको आ रहा है कि हम डीरेल हो जाएंगे, ये ख्वाब इनको आ रहा है हम NRO मांग लेंगे। अगर NRO मांगा होता तो क्या नवाज शरीफ साहब आज भी ये केस लड़ रहे होते?
शहबाज शरीफ साहब आज भी नैब कस्टडी में होते, ये कर रहे होते, वो तो डट के लड़ रहे हैं। ये सब लोग जो हैं डट के फेस कर रहे हैं लीगली और मुल्क में रह के। जी सही है। ये देखें, आप इमरान खान के एचिसन कॉलेज के क्लास फेलो भी हैं, आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े भी और जीते भी हैं, आप उनकी मैदान तबाह को अच्छी तरह जानते हैं। ये जो 5 महीने की जो कारकर्दगी है PTI की हुकूमत की, ये आप समझते हैं कि आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुई है कि आपका ख्याल था कि इमरान खान साहब की कैपेबिलिटी से कुछ ज़्यादा थी, या उनकी कैपेबिलिटी ही इतनी है? देखिए, ही न्यू कि ही इज़ कमिंग इनटू पावर, वी न्यू ही इज़ कमिंग इनटू पावर। जो माहौल बना हुआ था, जो हालात थे, जो कुछ हो रहा था मुल्क में, आपको याद होगा मैंने एक स्टेटमेंट दिया था वो मुनीज़ जहांगीर को, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, और मैंने कहा था कि 2002 से भी हालात बुरे हैं। मुझे तो तब नज़र आ रहा था, और वही सारा कुछ हुआ। हम कई चीज़ें कहते नहीं, मगर पता सबको ही है कि वो क्या हुआ, और उनको पता था हुकूमत में आ रहे हैं। उनको पता था जब वो इलेक्शन जीत गए, उनको पता था हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो कभी यूके से एक आदमी उठा लाते हैं, कभी वो IMF का पुराना आदमी उठा लाते हैं। सो वो दे आर नॉट टोटली प्रिपेयर्ड व्हाट टू डू। ये हमें तकलीफ इसलिए होती है कि उनको भी पता था हुकूमत में आ रहे हैं। तो ये तो दिस पिक्चर वाज ऑलरेडी पेंटेड। मगर ये यूके से कौन सा आदमी, ये लगता है साहब, ये यूके से आदमी कौन आ गया? पता नहीं, कोई वो जो कहते थे $180 बिलियन का हम पता नहीं यहाँ घर बना देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। जी मुसरत क्या अनिल कपूर जो भी हैं जी, जो भी जी वो साहब हैं। इसी तरह के और लोग भी आ गए। वो जरूर आए, लेके आए, मगर कोई स्ट्रेटेजी तो बताए ना, हमें तो बताए ना कि किस ट्रैक के ऊपर चढ़ना है। फॉरेन पॉलिसी जो है आपकी इस वक्त इज इन टैटर्स। और मैं कोट नहीं करूंगा बिकॉज ये नेशनल इंटरेस्ट में। मुझे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक स्पीकर ईरान में मिले, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नज़र हमारी तरफ नहीं है, पाकिस्तान कहीं और ही देख रहा है, ये बैलेंस नहीं रख सक रहे। और मैंने कन्वे भी किया इनको, अपने एम्बेसडर को, कि हुकूमत को कन्वे करें उनके एप्रीहेंशन, बल्कि 3। तो ये जिनको हमें एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी भी रखनी चाहिए, मुझे वो भी नहीं नज़र आ रही। हम किस तरफ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम डायरेक्शनलेस हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान के बारे में ये कहना, अफसोस से कहना पड़ रहा है। जो मर्जी हुकूमत हो, हमें तो चाहिए कि हम कहें कि यार ये सक्सेसफुल होंगे। जब इलेक्शन आएगा, शहबाज शरीफ साहब ने कितना काम किया पंजाब में, उनकी तरह उन्होंने अपनी सेहत के ऊपर लेके काम किया, और वो किसी से ढकी छुपी चीज़ नहीं कि क्या काम किया। आज उनको नैब कस्टडी में आपने बिठाया हुआ है, और उनकी इंक्वायरी पे इंक्वायरी। क्या इसके बाद कोई काम करेगा? कोई चीफ मिनिस्टर काम करेगा? और इतना काम करने के बावजूद अगर उनको वोट नहीं मिले, या उनको वोट नहीं देने दिया गया और किसी और को वहां बना दिया है, तो हमें इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए कि इमरान खान अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे। पाकिस्तान को सक्सेसफुल होना चाहिए, इनको चलना चाहिए, इनको नजर आते हमें आना चाहिए कि चल रहे हैं, इनको कुछ करके दिखाना चाहिए। यहाँ मुझे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नजर आ रही है अनफॉर्चुनेटली। किसी का कोई पता नहीं। इनके कुछ मिनिस्टर्स हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबली चल रहे हैं, और वो पार्लियामेंट को भी चाहते हैं चलाएं, उनके एटीट्यूड्स बहुत अच्छे हैं, वो कौन से जाके जिसकी वजह से हम भी माहौल बेहतर कर लेते हैं। अली मोहम्मद हैं, परवेज खटक साहब हैं, कुरैशी साहब ठीक हैं, दरमियान में हैं, मगर इन 2 की स्पीकर साहब के साथ मिल के हाउस चलाने की पूरी कोशिश है। तो हम तो ये चाहते हैं, हमें सही कुछ सही कहना चाहिए, अच्छाई को अच्छाई कहें। ये वही अली मोहम्मद खान साहब हैं जो तकरीर करते थे, और ऐसी सख्त तकरीर करते थे, और वही जो फायर ब्रांड अली मोहम्मद थे आज रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। तो ये कौन स्ट्रेंथन हो रहा है? पार्लियामेंट हो रही ना, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली। अब वो कंटेनर से उतर के अब वो कैबिनेट स्लॉट में आ गए। ये उनमें परवेज खटक साहब का भी ये है, वो भी चाहते हैं माहौल बेहतर रहे। सीजन सीनियर पॉलिटिशियन है अली मोहम्मद साहब, तो दिस इज ए सेकंड टर्म, ही इज नॉट वेरी सीनियर, मगर उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया और अपना एटीट्यूड वो किया जो एक मिनिस्टर का होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर का होना चाहिए। मगर बाकी तो बड़े ही नहीं हो रहे, वो बड़े होंगे सालों के बाद कुछ, तो फिर मेरा ख्याल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल लेंगे। अच्छा अयाज साहब, ये एक
अजीब किस्म का वो है डायलेमा है कि पहले तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब जीटी रोड का रूट लिया था तो वो बहुत मिलिटेंट थे। बाद में जब वो उनकी कन्विक्शन हो गई इलेक्शन के बाद, अब वो बिल्कुल ही उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है इस हद तक कि जब उनसे सवाल भी किया जाता है तो कोई शेर पढ़ के वो तरह दे देते हैं। इससे भी लोगों को ये तकलीफ पहुंचती है स्पेकुलेशन को कि, और वो मोहतरमा मरियम जो उससे भी ज़्यादा फायर ब्रांड थी, वो लगता है कि उनका सियासत से अब कोई तल्लुक़ ही नहीं है। तो ये क्या हिकमत अमली जिसके तहत पहले बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे थे, अब दूसरे एक्सट्रीम पे, इसमें कोई स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली है, क्या है ये? देखें, मुझे तो ये नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, मगर एज अ पॉलिटिशियन आपका ज़रूरी नहीं होता कि आप हर वक्त चीख के तकरीर करें, ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त आप मेलो रहें। आप कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी 2 कदम आगे लेते हैं, कभी 2 कदम पीछे लेते हैं, कभी 2 कदम साइड पे लेते हैं। तो पॉलिटिक्स इज़ अ डिफरेंट आर्ट। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप एक ही पिच के ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं। सो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। बट लेट मी टेल यू कि जितना मियाँ साहब और मरियम बीबी अफेक्ट हुए हैं अपनी मरियम बीबी की वालदा के इंतकाल के बाद और मियाँ साहब की अहलिया के, मैं उनको जब काफ़ी दिन बाद भी मिलता रहा, द फर्स्ट थिंग ही यूज्ड टू से वाज कि आई विश आई वाज देयर विद हर, जब वो उनके आखिरी वक्त थे। डीपली वो हर्ट और उस शौक और या डिलेमा में हैं जो कि हर एक को होता है। और उनका इतना लंबा साल था, और मरियम बीबी की तो वो वालदा थी। तो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और अल्लाह ताला किसी को इस पोजीशन में ना लाए कि जिसमें अपने वालिद साहब के मौके पे वो नहीं आ सके और अपनी एहलिया के मौके पे भी ना हुए। अभी तो ये बहुत बड़े सदमा है जिससे वो गुजरे हैं। तो अभी कितना पार्टी में कितना जो है वो अपना इनपुट दे रही हैं मरियम नवाज साहबा, कितना एक्टिव हैं पार्टी के अंदर, और किस हद तक अफेयर्स को देख रही हैं या लाताल्लुक होकर बैठी हुई हैं? नवाज शरीफ साहब पूरे एक्टिव हैं। हमारी जेल में मुलाकात भी होती है, डिफरेंट इश्यूज़ हमारे डिस्कस भी होते हैं, हमें गाइडेंस भी मिलती है। और अभी भी जो हमारे इश्यूज़ होंगे लेजिस्लेशन के हवाले से, वो हम पार्टी में डिस्कस करेंगे, शहबाज शरीफ साहब से डिस्कस करेंगे, और फाइनली फिर नवाज शरीफ साहब से डिस्कस करके उसके ऊपर फाइनल उनसे भी हम मशवरा करेंगे हर चीज़ के ऊपर। अच्छा यार सादिक साहब, ये बताइए कि आपके यार गार और मेरे भी दोस्त हैं चौधरी निसार अली खान, अभी उन्होंने पंजाब असम्बली का भी हलफ नहीं लिया। उनकी जो सोच है वही लगती है जो आपकी PMLN की है। तो कोई ऐसा चांस है कि वो वापस आपके फोल्ड में आ जाए? चौधरी निसार साहब अब तो कहते हैं कि मैं PMLN में नहीं हूँ, मगर साथ वो ये भी, मैंने जो उनके स्टेटमेंट्स वगैरह देखे, उनका मैं और किसी जमात में भी नहीं जाऊँगा। सो ये जवाब वही दे सकते हैं चाहे निसार साहब के वो उनका क्या लाए अमल होगा या वो क्या फ्यूचर उनकी स्ट्रेटजी है। मगर इतने साल जिसने एक जमात में गुजारे हों, वो उस जमात को छोड़ना, ताल्लुक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी राब्ता सर आपका हुआ है पिछले कुछ 8 महीने? और ये भी कि रोल भी को अदा कर सकते हैं? रोल मुझे नहीं पता कि अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट आई थिंक बेहतर तो यही होगा कि आप उनसे ही एक इंटरव्यू करें। आपका बड़ा ताल्लुक है उनसे निज़ामी साहब, तो वो ज़रूर आपके इंटरव्यू पे आएंगे। बट मेरी तो बहुत जो ख्वाहिश है ना जी, मैं बार बार रिपीट ये चीज़ कर रहा हूँ, और ऑपोजिशन में बैठ के रिपीट करना शायद बड़ा कभी आपका सर व्हाट्सएप पे कभी हेलो हाय राब्ता हालचाल, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि किसी तरह ये हुकूमत अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और ये काम करे। मैं चूंकि ये एंड हो रहा है, प्रोग्राम इसके करीब है, और हम पाकिस्तान की खातिर ये बात कर रहे हैं, और हम डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, लेकिन बड़ी पॉजिटिव कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसपे खुदा ना, और ये सिर्फ मेरी नहीं है जी, ये मेरी नहीं निज़ामी साहब, ये हम सब की सोच है। पूरी जो हमारी इंटरनल डिस्कशन, उसमें शहबाज शरीफ साहब की भी बात कर रहा हूँ, जरदारी साहब की भी, बिलावल साहब की भी, MMA की भी, शाहिद खाकान साहब की भी, एहसन इकबाल साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब की, हम सब की बात कर रहे हैं। जो हम लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होते थे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो, हम अपना रोल प्ले करने को तैयार हैं, और इनको किसी तरह कंटेनर से उतार दें, कोई सीढ़ी लगा दें जिससे ये उतर आए। अनफॉर्चुनेटली इन्हीं बातों मुसालिहा ना जो गुफ्तगू है आपकी, इन्हीं बातों से उनको लगता है कि शायद NRO मांग रहे हैं, वो इसका ये मतलब लेते हैं कि चूंकि ये पता नहीं क्या कुछ कर नहीं सकते, कमजोरी की अलामत समझते हैं, और वो कहते हैं NRO मांग रहे हैं।
अच्छा, अगर ये समझते हैं एनआरओ तो पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान को एनआरओ ये दे दें और ये पैरों पे खड़े होकर कोई काम करके दिखा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ना दें, पाकिस्तान को एनआरओ दे दें। बहुत शुक्रिया यार सादिक साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।